हेलो डियर स्टूडेंट। JINC जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम सा, अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद टू ऑल। फटाफट से जुड़ जाइए आज की इस बेहतरीन क्लास से। आज की ये क्लास DSSP ANM एग्जाम, UPSSC ANM एग्जाम, केरला PSC ANM एग्जाम एंड ऑल स्टेट ANM एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त जो है आज के इस धमाकेदार सेशन से जुड़ पाए। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग गुड़िया मौर्य, अंजलि यादव, पूनम पाल, लक्ष्मी, कविता, सभी को गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन की शुरुआत भी हम एक बेहतरीन पॉजिटिव थॉट के साथ करने वाले हैं और आज का हमारा पॉजिटिव थॉट मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। तो आज का अपना पॉजिटिव थॉट, नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो, सोच को बदलो, सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं। दिशाओं को बदलो, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं डियर स्टूडेंट। इसलिए आप जिस भी एनवायरमेंट में रह रहे हो, आपका जीवन जो है एक संघर्षपूर्ण गुजर रहा है, काफी स्ट्रगल आप झेल रहे हो, तो आपको दिशाओं को भी बदलने की जरूरत है। यानी कि वह जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है आपका, वह कहीं ना कहीं आपकी स्टडी को डिस्टर्ब कर रहा है और उससे आपको डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। तो उससे प्लीज प्लीज आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, जिसकी वजह से आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, या जो आपका फ्रेंड सर्किल है उसकी वजह से अगर आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज आप उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। क्योंकि आपने जो सपना देखा है, आपके पेरेंट्स ने जो सपना देखा है कि हमारा बच्चा, हमारा बच्ची जो है, हमारा लाला लाली जो है हर हाल में नर्सिंग अधिकारी बनेंगे, हर हाल में एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनेंगे, हर हाल में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनेंगे, तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचने के लिए डियर स्टूडेंट ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। क्योंकि आपको अपने आप को आपसे खुद से ज्यादा जो है कोई और नहीं जानते। आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता है और आपको अपनी वीकनेस भी पता है। तो आपको अपनी वीकनेस पे वर्क करना है और अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना होगा, तब जाके अपनी बात बनेगी और अपनी ड्रीम जॉब अपने को मिलेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग ऐसे ही स्टडी करेंगे और जो मैंने बातें बताई है उनका आप अनुसरण जरूर करेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के सेशन का पहला MCQ मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और उसको देख के आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितना बड़ा है उतना ही इजी इसका आंसर है। तो ये चारों ऑप्शन मैंने आपके सामने पुट कर दिए हैं और अब आप लोग अच्छे से इस MCQ को रीड कीजिएगा और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए डियर स्टूडेंट। बताओ, प्रोसेस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द फूड विच अफेक्ट इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ अनफेयर इकोनॉमिकल गेन इज कॉल्ड। क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है कि भोजन में किसी भी चीज को जोड़ने, यानी कि फूड के अंदर किसी भी चीज को ऐड करने या उसको घटाने की प्रक्रिया जो अनुचित आर्थिक लाभ के रूप में, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, अनुचित आर्थिक लाभ के रूप में उसके पोषण मूल्य को क्या करती है बेटा, प्रभावित करती है, वह क्या कहलाती है? अडल्ट्रेशन, फोर्टिफिकेशन, एडिटिव्स या प्रिजर्वेशन। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सुटेबल आंसर जाएगा? फटाफट से आप लोग जवाब देंगे। सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट से, ज्यादा समय न ले और फटाफट से जवाब दीजिए डियर स्टूडेंट। ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो फटाफट से जवाब दे दीजिए बेटा।
फटाफट से जवाब दीजिए। फटाफट से जवाब दीजिए। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। गुडिया मौर्य, कविता, पूनम पाल, अंजलि यादव, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। कृष्ण चौधरी, आरती गुप्ता, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का, वेरी गुड। संध्या शर्मा, सविता वर्मा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है एकदम सही जाने वाला है। एडल्ट्रेशन बोले तो मिलावट, यानी कि भोजन में किसी भी चीज को जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया जो कि अनुचित आर्थिक लाभ के रूप में, यानी कि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो मुनाफाखोर जो होते हैं, यानी कि वह भोज्य पदार्थों के अंदर क्या कर देते हैं बेटा जी, मिलावट कर देते हैं। उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? अडल्ट्रेशन बोले तो मिलावट। ऑप्शन ए अपना एकदम यहाँ पे सही जवाब बनेगा। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का। अब यहां से हम मूव करेंगे डियर स्टूडेंट अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर। आप सभी लोग चलिएगा अगले धमाकेदार एमसीक्यू की ओर। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स इज, कई दफा मैंने कम्युनिकेबल डिजीज ये आपको पढ़ाई और इससे रिलेटेड एमसीक्यू मैंने सोल्व करवाए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग जो है यहाँ पे एकदम सही जवाब देंगे। कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे अपना सही जाने वाला है? ऑप्शन ए जो है पैरामिक्सो वायरस, बोर्डिटेला फर्ट्यूसिस, वेरिसिला जोस्टर एंड हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे एकदम सही जाने वाला डियर स्टूडेंट? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। कोजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स इज, चिकन पॉक्स भी बेटा जी एक तरह की कैसी डिजीज, ये भी एक तरह की बेटा कम्युनिकेबल डिजीज है। कैसी डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज है ये। और डियर स्टूडेंट ये किसकी वजह से कोज होती है? इसका पॉजिटिव एजेंट आपको पता होना चाहिए। फटाफट से जवाब दीजिए डियर स्टूडेंट, रुकना नहीं है। फटाफट से आपको जवाब देते हुए चलना होगा। फटाफट से जवाब दो, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा? फटाफट से जवाब दो बेटा। ये जोइटर नहीं, वेरिसिला जोस्टर है ना? जोस्टर, ये बेटा वेरिसिला जोस्टर है ना, सह लगाओ यहाँ। अब बताओ, ये एक ही जगह यहाँ पे एस आएगा, मैंने इसको करेक्ट किया है। अब आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड। कृष्ण चौधरी, आरती गुप्ता, अंजलि यादव, सविता वर्मा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का डियर स्टूडेंट। वेरी गुड। नोविता, गुडिया मौर्य, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। यहाँ पे अपना ऑप्शन सी जो है एकदम सही जाने वाला है, वेरिसिला जोस्टर, जिसको हम वीज वायरस के नाम से भी जानते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट जिसको हम वीज वायरस के नाम से जानते हैं, और जिसका पूरा नाम क्या होता है बेटा? वेरिसिला, वेरिसिला जोस्टर वायरस। ये इसका क्या रहता है? पॉजिटिव एजेंट रहता है। इस चिकन पॉक्स की कंडीशन के अंदर बेटा जी प्लियोमॉर्फिज्म की कंडीशन प्रेजेंट होती है। कौन सी कंडीशन बेटा? प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म। और प्लियोमॉर्फिज्म से क्या तात्पर्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेस, ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेस प्रेजेंट एट सेम टाइम, यानी कि रेसिस की सभी अवस्थाएं, चकत्तों की सभी अवस्थाएं एक ही समय एक जगह जो प्रेजेंट देखने को मिलती है, उसको प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा जी देखिए कौन कौन से रेसिस, जैसे कि मैक्यूल्स, पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, वेसिकल्स, वेसिकल्स, स्केब, ये इस तरह की स्टेजेस होती है रेसेस की बेटा। किसके अंदर देखने को मिलती है? आपको चिकन पॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इन चीजों को भूले नहीं। अब आप फटाफट से चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर। और अगला एमसीक्यू बेटा जी आंसर के साथ ही पुट हो गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इंक्यूबेशन पीरियड जो है चिकन पॉक्स का बेटा कितना होता है? तब आपको याद रखना है 14 टू 16 डे, 14 से 16 दिन जो है इसका क्या होता है बेटा? इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिकन पॉक्स का। बात आती है कि इंक्यूबेशन पीरियड का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड से क्या तात्पर्य है?
तो आपको ये समझना होगा कि इंक्यूबेशन पीरियड से तात्पर्य ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म, बात करें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कोई भी फॉरेन बॉडी या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करने से लेकर के, किससे बेटा, एंट्री करने से लेकर के फर्स्ट साइन एंड सिम्टम फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो है अपीयर होने तक के ड्यूरेशन को, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो है अपीयर होने तक के ड्यूरेशन को अपन किस नाम से जानेंगे, इस ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानेंगे। एंट्री से लेकर के फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होने तक के ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। अच्छे से आप लोग याद रख लेना, इंक्यूबेशन पीरियड का बेसिक मीनिंग भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चिकन पॉक्स का अपना इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है बेटा, तो 14 to 16 डेज आपको याद रखना होगा। अब यहां से हम मूव करेंगे अगले धमाकेदार एमसीक्यू की और अगला एमसीक्यू देखिएगा बेटा जी, Which is first sign of chicken pox in children? Very important MCQ डियर स्टूडेंट, अच्छे से देखिएगा। बच्चों में चिकन पॉक्स का पहला लक्षण जो है कौन सा होता है? अब आपकी जिम्मेदारी है इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दें। फीवर, रेसेस, शिवरिंग या मेलेस? अब फटाफट से जवाब दीजिए डियर स्टूडेंट। सर डीएसएसपी का नॉन नर्सिंग करवा दो। अरे बेटा जी बिल्कुल करवा देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी टीम जो है लगी हुई है आपके कंटेंट को प्रिपेयर करने में, और बहुत जल्दी जो है हम डीएसएसपी का नॉन नर्सिंग का जो आपका 100 मार्क्स का जो पोर्शन है उसको भी हम आपके कवर करवाएंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता मुक्त हो जाइए। जेआईएनसी है तो भरोसा है, जेआईएनसी है तो सिलेक्शन है, और जेआईएनसी है तो क्वालिटी एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट है बेटा जी। तो अब आप इस क्वेश्चन का फटाफट से जवाब दीजिए। यहाँ पे अपना सही जवाब जो है, कौन सा ऑप्शन जो है अपना सही जवाब बनेगा बेटा जी? चिकन पॉक्स का फर्स्ट साइन पूछा है, फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन, बताओ। तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। गुडिया मौर्य, कृष्ण चौधरी, आरती गुप्ता, सविता वर्मा, अंजलि यादव, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी का डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे अपना ऑप्शन बी जो है एकदम सही जवाब बनेगा। रेसेज वाला ऑप्शन जो है, रेसेज वाला ऑप्शन अपना एकदम सही जवाब बनेगा। तो यहाँ से कई दफा क्वेश्चन पूछे गए हैं, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, और ये सारी चीजें बेटा जी अच्छे से याद कर लेना आप लोग। अब यहाँ से हम मूव कर रहे हैं अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की और अगला एमसीक्यू मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज, यानी कि बेटा जी आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का जो टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ से हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अस्पताल के कचरे के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? इंसिनरेशन, डंपिंग, बायोगैस या पॉप कंपोस्ट? बताओ, पॉप खाद। अब आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है एकदम सही बनेगा? आप फटाफट से जवाब दे दीजिए, ताकि आज के इस सेशन के अंदर हम मैक्सिमम एमसीक्यू जो है आपको सोल्व करवा पाए। अस्पताल के कचरे के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है बेटा जी? इंसिनरेशन, डंपिंग, बायोगैस या पॉप कंपोस्ट? बताओ, कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही जाने वाला है? फटाफट से जवाब दीजिए बेटा जी, रुकने से काम नहीं चलेगा। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, मोस्टली आपको रेड और येलो का तो पता होना ही चाहिए। यहां से तो कई दफा रेड बैग, अगर डिस्पोजल बैग की बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर रेड बैग और येलो बैग का तो 100% आपको पता होना चाहिए बेटा। रेड के अंदर कौन कौन से डालते हैं बेटा, कौन कौन से जो अपन हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं, तब आपको याद रखना है बेटा, इन्फेक्टेड सिरिंज, इन्फेक्टेड सिरिंज, ग्लव्स, अगर आपने इस्तेमाल में ले लिया और उनको डिस्कार्ड करना है तो कौन से बैग में करोगे? रेड बैग के अंदर डिस्कार्ड करोगे बेटा जी। इवन आईवी सेट, आईवी सेट, बीटी सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। इसके अलावा बेटा अगर पेशेंट के फोलिस कैथेटर लगा हुआ है और उसको आपने रिमूव किया है तो उसको डिस्कार्ड करना है फोलिस कैथेटर को, तो आप
किसमें डिस्कार्ड करोगे? रेड बैग के अंदर फोलिस कैथेटर को बेटा जी। इसके अलावा ईटी ट्यूब, एंडोट्रैकियल ट्यूब को डिस्कार्ड करना हो, ट्रेकेस्टोमी ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को डिस्कार्ड करना हो, तो किसमें करोगे? रेड बैग के अंदर डिस्कार्ड करोगे। तो ये सारी चीजें आपको बेटा जी अच्छे से पता होनी चाहिए। आपने मरीज की ड्रिप चढ़ाई हो, यानी कि ड्रिप ट्रांसफ्यूज की हो, आपने नॉर्मल सलाइन की हो, या आपने डीएनएस की हो, चाहे आरएल किया हो, चाहे डी5 किया हो, उसको भी यानी कि ड्रिप को भी किसमें डिस्कार्ड करोगे? रेड बैग के अंदर। येलो में क्या करोगे बेटा? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को किसमें डिस्कार्ड करोगे? येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड करोगे। और इसके अलावा इन्फेक्टेड जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग मटेरियल्स जो है, जो कॉटन वगैरह जो है, वह इन्फेक्टेड बैंडेज जो है, बैंडेज जो है इन्फेक्टेड बैंडेज जो है, कॉटन जो है, वह किस में डिस्कार्ड करने वाले हो? येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड करने वाले हो। इसके अलावा बेटा जी इसके अंदर ब्लड बैग, जो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया और ब्लड का जो बैग है, वह किस में डिस्कार्ड करोगे? ये भी इस येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड करने वाले हो। ये सारी बातों को अच्छे से याद रख लेना बेटा जी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था कि अस्पताल के कचरे के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सर्वोत्तम तरीका बेटा जी, आप सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। आरती गुप्ता, अंजलि यादव, कविता, कंचन, सविता वर्मा, कृष्ण चौधरी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। गुडिया मौर्य, वेरी गुड। नोविता, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन बेटा जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जाने वाला है। इंसिनरेशन वाला ऑप्शन जो है हमारा एकदम सही जवाब बनेगा। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का। तो डियर स्टूडेंट, अब यहां से हम मूव करने वाले हैं अगले इंपोर्टेंट एमसीक्यू की और अगला एमसीक्यू देखिएगा आप लोग। प्लेसेंटा प्रीविया का क्या अर्थ है? द मीनिंग ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज। अब आपको यहाँ पे जवाब देना है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी जो कि महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, यानी कि एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच हैज ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द वुमन। ऑप्शन ए सही बनेगा क्या? क्योंकि यहाँ पे आपको मीनिंग पूछा गया है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है बेटा जी? ऑप्शन बी देखें, वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड के आरोपित हो जाते हैं। बोले तो ए कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा बिकम्स अटैच्ड टू द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, यानी कि प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस के क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, उसको बोलेंगे क्या? प्लेसेंटा प्रीविया। या प्लेसेंटा का समय से पूर्व क्या हो जाना? पृथक हो जाना, अलग हो जाना, बोले तो प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। एंड ऑप्शन डी, वह स्थिति जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय गुहा के अलावा अन्य किसी स्थान पर क्या हो जाता है? आरोपित हो जाता है। बोले तो ए कंडीशन इन विच द फर्टिलाइज्ड एग implants itself somewhere other than in the uterine cavity। अब भाई अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लो, चारों ऑप्शन को पढ़ लो और फिर फटाफट से जवाब दे दो कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे एकदम सही जवाब बनेगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। फटाफट से जवाब दो बेटा, ऐसे समय मत लो आप लोग। क्योंकि इस आज के सेशन के अंदर मैक्सिमम एमसीक्यू आपको सोल्व करवाने हैं, तो आप लोग फटाफट से जवाब दो। रुकना नहीं है, रुकने से काम नहीं बनेगा बेटा, स्टडी तो करनी ही पड़ेगी आपको, मन लगा के स्टडी करनी पड़ेगी और निराश नहीं होना है। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप सभी लोग जो है धमाका करने जा रहे हो और एक पॉजिटिव न्यूज आपको एग्जाम के बाद जरूर मिलेगी, जिससे आपको, आपके परिजनों को, आपके फैमिली वालों को और आपके चाहने वालों को जरूर खुशियां मिलेगी। तो बेटा जी प्लेसेंटा प्रीविया का बेसिक मीनिंग क्या है? वेरी गुड गुडिया मौर्य, कृष्ण चौधरी, अंजलि यादव, सविता वर्मा, आरती गुप्ता, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका बेटा जी। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आपका ऑप्शन बी जो है एकदम सही जाने वाला है। वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा जो है गर्भाशय के निचले खंड के क्या हो जाते हैं बेटा? आरोपित हो जाते हैं। ये कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा बिकम्स अटैच्ड टू द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस,
यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही जवाब बनेगा। अब यहाँ से हम मूव कर रहे हैं अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर, और अगला एमसीक्यू देखिएगा, एंटी मलेरिया मंथ। बेटा जी, मलेरिया रोधी महीना जो है आपका कौन सा होता है? फटाफट से जवाब दे दो। चारों ऑप्शन मैंने आपके सामने पुट कर दिए हैं, दोनों लैंग्वेज के अंदर, हिंदी और इंग्लिश में। बताओ, अप्रैल, मई, जून एंड सितंबर, बताओ, या सितंबर, कौन सा महीना है जो मलेरिया रोधी मलेरिया रोधी जो है महीना कहलाता है, मंथ कहलाता है? बेटा जी, कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे एकदम सही जाने वाला है? फटाफट से जवाब दीजिए। मलेरिया के बारे में बहुत कुछ आप जानते हो ऑलरेडी। मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी मलेरिया के बारे में आपको बताया था कि मलेरिया भी कैसी डिजीज, एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज, प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली बीमारी, मोस्टली प्लाज्मोडियम स्पेसीज की वजह से होती है। और भारतवर्ष के अंदर मोस्ट कॉमनली प्लाज्मोडियम स्पेसीज की बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। मोस्ट डेंजर प्लाज्मोडियम स्पेसीज कौन है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है बेटा। ये सारी चीजें बताई कि नहीं बताई आपको? बोलो, बताई। ओके, तो अब आप मेरे को बता दो, एंटी मलेरिया मंथ कौन सा होता है? बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। कृष्ण चौधरी, गुडिया मौर्य, आरती गुप्ता, सविता वर्मा, कविता, कंचन, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका डियर स्टूडेंट। तो बेटा जी, यहाँ पे अपना सही जवाब जो है एकदम ऑप्शन सी जाने वाला है। जून का महीना जो है इसे मलेरिया रोधी माह के नाम से जानते हैं। और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो है बेटा, कब स्टार्ट किया गया था? 1953 के अंदर, 1953 के अंदर। वहीं राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बोले तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है, कब स्टार्ट किया गया था? 1958 के अंदर, 1958 के अंदर। ये बातें भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब यहां से हम मूव कर रहे हैं अगले इंपोर्टेंट एमसीक्यू की ओर, और अगला एमसीक्यू आपके सामने मैंने पुट कर दिया है। फर्स्ट टेस्ट विथ अपर जीआई ब्लीडिंग। अपर जीआई ब्लीडिंग, अपर जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के साथ पहला टेस्ट कौन सा होगा? अगर अपर जीआई, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बेटा क्या हो रही है? अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। और उसको देखने के लिए, उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे बताओ? अपर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर, तो उसको आप कैसे विजुअलाइज करोगे, कैसे पता लगाओगे? बताओ, एंडोस्कोपी के द्वारा, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज के द्वारा, हीमोग्लोबिन के लेवल को चेक करके, या आर्ट्रियोग्राफी से? बताओ, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाने वाला है? बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपके सामने पुट किया है बेटा जी। और कई दफा जो है हम ऐसे इजी एमसीक्यू के अंदर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने हमेशा आपको बोला है कि छोटी-छोटी बातों पे विशेष जोर दीजिएगा, क्योंकि छोटी-छोटी ये माइनर थिंग्स ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, सिलेक्शन तक पहुंचाती है। तो फटाफट से जवाब दीजिए। अब फर्स्ट टेस्ट विथ अपर जीआई ब्लीडिंग, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। सविता वर्मा, अंजलि यादव, कृष्ण चौधरी, गुडिया मौर्य, आरती गुप्ता, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं बेटा जी। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है अपना एंडोस्कोपी वाला ऑप्शन जो है एकदम सही जाने वाला है। सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड नोविता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बेटा जी सही जवाब बनेगा। अब यहाँ से हम मूव कर रहे हैं अगले धमाकेदार एमसीक्यू की ओर, और अगला एमसीक्यू आपके सामने पुट कर दिया मैंने। व्हेन वाज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अब आपको कॉमन सेंस लगाना है कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है? मई मंथ चल रहा है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है 2024 का हमने मना लिया है, सेलिब्रेट कर लिया है, या अभी आगे आने वाला है? ये आपको समझना है। बताओ, 21 जून, सॉरी बच्चों, 21 दिसंबर, 23 सितंबर, या 15 अगस्त? बताओ, 15 अगस्त, 23 सितंबर, 21 दिसंबर एंड 21 जून, कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा बेटा जी? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए, ज्यादा समय न ले, क्योंकि आज के सेशन के अंदर
आपको मैक्सिमम एमसीक्यू जो है हम सोल्व करवाने वाले हैं। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? बताओ, फटाफट से जवाब दीजिए। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड नोविता, गुड़िया मौर्य, अंजलि यादव, सविता वर्मा, आरती गुप्ता, कृष्ण चौधरी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन सभी लोगों का। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है एकदम सही जाने वाला है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, इंटरनेशनल योगा डे जो है, एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सुटेबल आंसर बनेगा। अब यहाँ से हम मूव कर रहे हैं अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर। आप सभी लोग चलिएगा अगले धमाकेदार एमसीक्यू की ओर। और अगला एमसीक्यू मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, इनिशियल न्यूबॉर्न असेसमेंट इज। अब बात आ गई है इनिशियल, यानी कि शुरुआती असेसमेंट क्या होगा एक नवजात शिशु के अंदर, एक न्यूबॉर्न के अंदर, यानी कि प्रारंभिक नवजात मूल्यांकन जो है क्या रहने वाला है? उसका टेम्परेचर आप चेक करोगे क्या, या रेस्पिरेशन चेक करोगे क्या, या बेटा जी उसकी पल्स चेक करोगे क्या बेटा जी, या बेटा जी जो है आप लोग उसका ब्लड प्रेशर चेक करोगे क्या? फटाफट से जवाब दे दो कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे एकदम सही जवाब बनेगा। बताओ, इनिशियल न्यूबॉर्न असेसमेंट इज, प्रारंभिक नवजात मूल्यांकन क्या रहने वाला है बेटा जी बताओ। पीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। पीपीआर, बीपी, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब बनेगा? फटाफट से जवाब दीजिए बेटा जी, रुकने से काम नहीं बनने वाला है आपका, रुकने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना होगा आपको। इनिशियल, वेरी गुड कृष्ण चौधरी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका। वेरी गुड अंजलि यादव, गुड़िया मौर्य, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका। वेरी गुड आरती गुप्ता, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का डियर फाइटर्स। वेरी गुड परुल यादव, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन परुल का भी। तो इनिशियल न्यूबॉर्न असेसमेंट की बात करें बेटा, रेस्पिरेशन जो है आपका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन बी जो है एकदम सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि इनिशियली जो है असेसमेंट हम रेस्पिरेशन को देखते हैं। क्योंकि जब बच्चा जो है, आपको एक चीज ये समझना है कि जन्म के समय बच्चे का रोना जो है, बच्चे का क्राई करना शुभ संकेत है या बुरा संकेत है? तो आपको ये मानना कि ये शुभ संकेत है। बच्चा अगर क्राई कर रहा है जन्म के समय, न्यूबॉर्न जो है अगर क्राई कर रहा है तो शुभ संकेत है, यानी कि क्राई करने पर उसके लंग्स जो है एक्सपेंड होंगे और वह वर्क करने लगेंगे। यानी कि इनिशियल न्यूबॉर्न असेसमेंट क्या है बेटा? रेस्पिरेशन एकदम सही जवाब बनेगा। क्लियर टू ऑल। और न्यूबॉर्न के अंदर है, न्यूबॉर्न के अंदर रेस्पिरेशन रेट जो है नॉर्मली कितनी होती है बेटा? 30 से 60 ब्रीथ, ब्रीथ पर मिनट जो है आपको याद रखना है। ये चीज नॉर्मल चीज जो है बेटा। अब यहां से हम मूव कर रहे हैं अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर। और अगला धमाकेदार एमसीक्यू देखिएगा आप लोग। अगला देखो, इन न्यूबॉर्न एपिकल पल्स इज लिसन एट विच लेवल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा जी। नवजात शिशु में शिखर नाड़ी बोले तो एपाइकल पल्स, एपाइकल पल्स जो है किस स्तर पर सुनी जाती है? बताओ, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर बेटा जी। ऑप्शन बी देखिएगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर, एंड फाइनली ऑप्शन डी, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर। अब बताओ कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा? फटाफट से जवाब दीजिए बेटा जी, ज्यादा समय मत ले आप। अब बताओ बेटा, काफी लोग इसको एपिकल पल्स बोलते हैं, काफी लोग इसे एपाइकल पल्स के नाम से भी जानते हैं। तो अब बताओ आप, जो ये सीकर नाड़ी जो है कौन से स्तर पर सुनी जाती है नवजात शिशु के अंदर? फिर मैं आपको अडल्ट का भी बताने वाला हूं। फटाफट से जवाब दीजिए, रुकना नहीं है बेटा जी, क्योंकि अपना टारगेट है आज के इस सेशन के अंदर मैक्सिमम एमसीक्यू सोल्व करने का। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड परुल यादव, आरती गुप्ता, कृष्ण चौधरी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका डियर स्टूडेंट। वेरी गुड नोविता। तो डियर स्टूडेंट सभी लोग आप सही जवाब दे रहे हैं।
यहाँ पे अपना सही जवाब जो है डियर स्टूडेंट ऑप्शन बी बनेगा अपना, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अगर न्यू बॉर्न के अंदर किसके अंदर बात हो बेटा, न्यू बॉर्न के अंदर अगर एपिकल पल्स को अगर फील करने की बात हो, उसको सुनने की बात हो, तो लिसन की बात हो, तो किस स्तर पर सुनी जाएगी, तो आपको बताना है कि सर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। वहीं एडल्ट पर्सन की बात करें तो अडल्ट के अंदर आपका ये ऑप्शन सी जो है अपना सही चला जाएगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। क्लियर टू ऑल? ओके डियर फाइटर्स, मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू। अगला एमसीक्यू देखिएगा बेटा जी, मोस्ट कॉमनली बोन फ्रैक्चर ड्यूरिंग लेबर ऑफ बेबीज। बताओ, शिशु के प्रसव के दौरान सबसे आम हड्डी का फ्रैक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा। ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी अल्ना, ऑप्शन सी ह्यूमरस एंड ऑप्शन डी क्लेविकल। बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब जाएगा। मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर ड्यूरिंग लेबर ऑफ बेबी इज, शिशु के प्रसव के दौरान सबसे आम हड्डी का फ्रैक्चर कौन सा होगा। फीमर, अल्ना, ह्यूमरस। बताओ बच्चे के जन्म के समय, बताओ यानी कि लेबर प्रोसेस के दौरान सबसे मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होने का चांसेस कौन सी हड्डी का रहता है बेटा। बताओ फीमर का, अल्ना का, ह्यूमरस का या क्लेविकल का, जो कि आपकी ब्यूटी बोन, जिसी को आप कॉलर बोन भी बोलते हो। इस क्लेविकल के कितने सारे नाम है देखो बेटा, इसको ब्यूटी बोन या इसको कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आप शर्ट पहनते हो, जहां पे ये आपकी जो कॉलर है, कॉलर जहां पे ये आपकी टिकती है, यहीं पे ये दो बोन होती है आपकी क्लेविकल। बताओ बेटा ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा। अरे बदमाश, क्या कमेंट कर रहे हो कि सर सही पकड़े हो। जी हाँ बेटा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप सभी लोग। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का, मैक्सिमम लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही जवाब रहने वाला है। क्लेविकल आपका एकदम सही जवाब बनेगा बेटा जी यहाँ से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो है हम अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर मूव करने वाले हैं। अगला एमसीक्यू मैं आपके सामने पुट करने जा रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई दफा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। किस रक्त समूह को सार्वभौम सार्वभौम दाता कहा जाता है बेटा। सर्वदाता, सार्वभौम दाता। बताओ ओ नेगेटिव को, ओ पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को एंड ए बी पॉजिटिव को। फटाफट से जवाब दे दो बेटा जी। और ये एक ऐसा टॉपिक है, आपने इनिशियली अपने स्कूल एजुकेशन के दौरान, अपनी कॉलेज एजुकेशन के दौरान, यानी कि जो भी कोर्स आपने किया, चाहे एएनएम किया है, जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, 11 12th भी आप पढ़ के आए हो, 9 10th भी पढ़ के आए हो, ये टॉपिक बेटा वहां पे भी पढ़ा दिया गया था आपका, आपको और पता होना चाहिए। यानी कि ये कॉमन सेंस की चीजें हैं बेटा, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। बताओ अब बता दीजिए आप लोग, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। फटाफट से कमेंट कीजिए बेटा, यूनिवर्सल डोनर का पूछा है और यूनिवर्सल रिसीवर का मैं आपको बताने वाला हूं। फटाफट से कमेंट करो, रुकना नहीं है, रुकने से काम बनेगा नहीं अपना। तो डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। आरती गुप्ता, सविता वर्मा, कृष्ण चौधरी, अंजलि यादव, परुल यादव, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका। संध्या शर्मा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन बेटा जी, वेरी गुड। नोविता, अतुल पाल, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका भी। तो यहाँ पे आपको पूछा है यूनिवर्सल डोनर बेटा किसको बोलेंगे हम, ओ नेगेटिव को। ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर रहता है आपका, ओ नेगेटिव आपको याद रखना है। और यूनिवर्सल रिसीवर की बात करें बेटा जी, ए बी पॉजिटिव जो है क्या होता है, ये यूनिवर्सल रिसीवर रहता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका सही जवाब ऑप्शन ए जाएगा। आप सभी लोग सही जवाब दे रहे थे, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन डियर स्टूडेंट। अब यहां से बेटा जी हम अगले एमसीक्यू की ओर मूव करेंगे, और उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज जो है किसने की थी। तब आपको याद रखना है बेटा, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ही आपका यहाँ पे सही जवाब बनने वाला है, स्टीनर। क्लियर टू ऑल? ओके बेटा जी, अब यहां से हम जो है अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर मूव करने वाले हैं। अगला एमसीक्यू आप लोग देखिएगा,
इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, नॉर्मल न्यूबॉर्न बॉडी टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो लेवल एमसीक्यू आपके सामने पुट किया है। नवजात शिशु के शरीर का सामान्य तापमान जो है कितना होता है? बहुत ही बेसिक एमसीक्यू। बताओ, चारों ऑप्शन मैंने आपके सामने पुट कर दिए हैं। ऑप्शन ए को देखिएगा बेटा जी, 35.5 से 37 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन बी को देखिए 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन सी जो है देखिएगा 35 से 36.5 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। बताओ, कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही जवाब रहने वाला है? एक न्यूबॉर्न्स के अंदर नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर जो है, शरीर का तापमान जो है कितना होता है? फटाफट से जवाब दो भाई, रुकने से काम नहीं चलेगा बेटा जी, सही जवाब तो आपको देना होगा। फटाफट से जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दे दो बेटा। कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा? नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर एक अडल्ट पर्सन के अंदर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। एक अडल्ट पर्सन के अंदर, किसके अंदर बेटा? एक अडल्ट पर्सन के अंदर जो है ये बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली इतना रहता है। आपसे पूछा न्यूबॉर्न का, फटाफट से जवाब दो। वेरी गुड कृष्ण चौधरी, अंजलि यादव, गुड़िया मौर्य, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। वेरी गुड सविता वर्मा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग सही जवाब दे रहे हैं। कुछ बदमाश यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर अडल्ट वाला और न्यूबॉर्न वाला मिक्स हो रहा है। अरे बेटा, मिक्स नहीं करो, अलग से आप याद रखिएगा, क्योंकि जितनी आपकी अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, उसी तरीके से पीडियाट्रिक के टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन बी जो है एकदम सही जवाब बनेगा। एक है न्यूबॉर्न के अंदर, एक नवजात शिशु के अंदर शरीर का तापमान कितना रहेगा? तो 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने पुट कर दी। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब गया। और उसको, इसी को अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो आपको 97.7 से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट में आप लोग इसे याद रखोगे बेटा जी। अब बात आती है कि नवजात शिशु के अंदर बॉडी टेम्परेचर अगर कम हो जाता है, यानी कि बोले तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? एक न्यूबॉर्न के अंदर हाइपोथर्मिया की कंडीशन को क्या कहा जाता है? एक न्यूबॉर्न के अंदर, एक न्यूबॉर्न के अंदर हाइपोथर्मिया की कंडीशन क्या हो रही है, कोज हो रही है, उसको आप किस नाम से जानोगे? इसको बेटा जी हम साइलेंट किलर के नाम से जानेंगे। किस नाम से बेटा जी? साइलेंट किलर के नाम से इसे हम जानेंगे। वहीं बेटा जी, अगर अडल्ट पर्सन की बात हो, एक वयस्क व्यक्ति की बात हो, तो अडल्ट पर्सन के अंदर हम जो है बेटा जी साइलेंट किलर किसको बोलते हैं? हम हाइपर टेंशन को साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। किसको? हाइपर टेंशन को। हाइपर टेंशन कब बोलते हैं? जब हमारे शरीर का तापमान, जब हमारा, सॉरी टू से डियर स्टूडेंट, हम अडल्ट पर्सन के अंदर साइलेंट किलर किसको बोलते हैं? हाइपर टेंशन को बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब हमारा ब्लड प्रेशर, जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है बेटा 140/90 mm ऑफ एच से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, उस तब हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन की कंडीशन। वहीं न्यूबॉर्न्स के अंदर साइलेंट किलर किसको बोलेंगे बेटा जी? हम हाइपोथर्मिया को बोलने वाले हैं। अडल्ट पर्सन के अंदर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है बेटा? अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहीं सेल्सियस में पूछे 37 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। और न्यूबॉर्न्स के अंदर ये रीडिंग आपको, दोनों रीडिंग याद रखनी है। भूलोगे तो नहीं? नहीं भूलोगे? ओके डियर स्टूडेंट, अब यहां से हम मूव कर रहे हैं बेटा जी अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर। अब अगला एमसीक्यू देखेंगे, उससे पहले आपको याद रखना है बेटा जी कुछ नॉर्मल डेटा। ये जैसे कि नॉर्मल डेटा मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब न्यूबॉर्न्स के अंदर अपन बात करते हैं। आपने बॉडी टेम्परेचर तो जान लिया न्यूबॉर्न का। रेस्पिरेशन मैंने बता दिया था, न्यूबॉर्न के अंदर रेस्पिरेशन नॉर्मली कितना होता है बेटा? कितना याद रखोगे? 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट आपको याद रखना है एक न्यूबॉर्न के अंदर बेटा। वहीं हार्ट रेट या पल्स रेट की बात करें, पल्स रेट या बेटा जी हार्ट रेट की बात करें, कितनी याद रखोगे? 120 से 160 बीट्स पर मिनट आपको याद रखना है। बीट्स और ब्रीथ जो है बेटा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कहाँ पे बीट वर्ड यूज लेंगे, कहाँ पे ब्रीथ।
वहीं एक अडल्ट पर्सन के अंदर नॉर्मली बीपी कितना रहेगा? 120/80 ऑफ एसी जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा बीपी जो है मेजर किससे करोगे? मेजर किससे करोगे? मेजर करोगे बेटा स्पाइगमो स्पाइगमो मैनोमीटर से आप बीपी को मेजर किया जाता है। क्लियर टू ऑल? ओके डियर स्टूडेंट, अब यहां से बेटा जी हम मूव करने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर। अगला एमसीक्यू देखिएगा, न्यूबॉर्न लॉस बॉडी वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ इज। बताओ, जीवन के पहले सप्ताह में नवजात के शरीर का वजन जो है कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है बेटा? बताओ। जीवन के पहले सप्ताह में न्यूबॉर्न में जो बॉडी वेट जो लॉस हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के अंदर, कितने परसेंट लॉस होता है बताओ? 10 से 20%, 5 से 10%, 5 से 15%, या 8 से 12%? बताओ कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा बेटा जी? फटाफट से जवाब दे दो, ताकि आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर हम आपको मैक्सिमम एमसीक्यू जो है सोल्व करवा पाए। फटाफट से जवाब दो। रुकने से काम नहीं बनेगा बेटा जी, फटाफट जवाब तो आपको देना होगा। बताओ, जीवन के पहले सप्ताह में फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के अंदर नवजात शिशु का शरीर का वजन जो है, बॉडी वेट जो है कितना कम हो जाता है, कितना डिक्रीज हो जाता है? बताओ। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। गुडिया मौर्य, कृष्ण चौधरी, आरती गुप्ता, नोविता, अंजलि यादव, परुल यादव, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। अतुल पाल। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बेटा जी आपका सही जवाब जो है ऑप्शन बी जाने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ की बात करें न्यूबॉर्न के अंदर 5 to 10% जो है बॉडी वेट जो है बेटा लॉस हो जाता है। आपका एकदम सही जवाब ऑप्शन बी रहने वाला है। अब डियर स्टूडेंट, यहां से हम अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर मूव करने वाले हैं, और अगला एमसीक्यू देखिएगा, न्यूबॉर्न बेबी फर्स्ट स्टूल पास्ट इन। बहुत ही अच्छा एमसीक्यू। नवजात शिशु का पहला मल त्याग कब हो जाता है? 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, या 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर? बताओ। ऑप्शन ए विद इन 24 आवर्स के अंदर, विद इन 48 आवर्स के अंदर, विद या आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे के बाद में, या बेटा जी 48 घंटे के बाद में, आफ्टर 48 आवर्स? बताओ। इस तरह के 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने पुट कर दिए हैं। अब आपका सही जवाब जो है क्या रहने वाला है? आपका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? फटाफट से बता दीजिए। फर्स्ट स्टूल, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी फर्स्ट स्टूल को किस नाम से जानते हैं? निकोनियम के नाम से जानते हैं, इतना मैं आपको बता देता हूं। किस नाम से जानते हैं बेटा? न्यूबॉर्न बेबी के फर्स्ट स्टूल को हम निकोनियम के नाम से जानते हैं। लेकिन ये पास कब हो जाता है, ये आपको जवाब देना होगा। फटाफट से जवाब दीजिए, कब पास होता है ये? फटाफट से जवाब दो, रुकना नहीं है, रुकने से काम नहीं चलने वाला है। फटाफट से आपको जवाब देना होगा। बेटा इतने क्या कंफ्यूज हो रहे हो? इतना इजी एमसीक्यू पूछा है आपसे, जीरो लेवल एमसीक्यू। वेरी गुड। आरती गुप्ता, नोविता, अंजलि यादव, कृष्ण चौधरी, परुल यादव, अतुल पाल, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका। वेरी गुड हितेश। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अपना सही जवाब जो है ऑप्शन ए बनने वाला है बेटा जी, विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स आपका ऑप्शन ए जो है एकदम सही जवाब रहने वाला है बेटा जी। और न्यूबॉर्न बेबी के फर्स्ट स्टूल को हम किस नाम से जानते हैं? मिकोनियम के नाम से जानते हैं। अब यहां से हम मूव करेंगे अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर, और अगला धमाकेदार एमसीक्यू देखिएगा आप लोग। हीमोग्लोबिन लेवल इन न्यूबॉर्न बेबी इज। एक नवजात शिशु के अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर जो है कितना होता है? बताओ बेटा। ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 10%, एंड ऑप्शन सी 18%, एंड ऑप्शन डी जो है 20%। अब बताओ, अब आपका कौन सा ऑप्शन जो है बेटा सही जवाब रहने वाला है? फटाफट से जवाब दो, सोच समझ के जवाब दो। रुकना नहीं है, रुकने से काम चलने वाला नहीं है बेटा आपका। फटाफट से जवाब दो, बहुत ही इजी एमसीक्यू पूछा है, इतने क्या कंफ्यूज हो रहे हो? हम्म। जब आपको अडल्ट पर्सन का हीमोग्लोबिन का लेवल पता है, मेल और फीमेल दोनों का, तो न्यूबॉर्न का भी पता होना चाहिए ना बदमाश बच्चों। ओके, चलो ट्राई कीजिए डेफिनेटली।
बेटा इस लाइव सेशन की क्लास के अंदर ये एक तरीके से हम आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यहाँ पे गलती करोगे तो चलेगा, लेकिन वहां कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको गलती करके नहीं आना है। वहां पे तो बेटा हर एक मार्क्स जो है इंपॉर्टेंट रहता है मेरिट बनने के अंदर। काफी लोग जो 0.1 नंबर से भी पीछे रह जाते हैं, जिनके किस्मत अच्छी नहीं होती है बैड लक की वजह से। तो आपको छोटी छोटी बातों पे विशेष जोर देना होगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है ये एकदम सही जवाब बनेगा। जितने भी लोग ऑप्शन सी के साथ गए हैं वह काबिले तारीफ है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ से हम अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर मूव करने वाले हैं। अगला एमसीक्यू देखिएगा डियर स्टूडेंट। न्यूबॉर्न बेबी फर्स्ट यूरिन पास इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने मल त्याग का तो पढ़ लिया, यानी कि फर्स्ट स्टूल वाला ऑप्शन तो हमने पढ़ लिया कि न्यूबॉर्न बेबी फर्स्ट स्टूल जो है कितने समय के अंदर पास कर लेता है। तो हमने जाना कि 24 आवर्स के अंदर न्यूबॉर्न बेबी जो है फर्स्ट स्टूल पास हो जाता है उसका, और उसको स्टूल को हम मिकोनियम बोलते हैं। न्यूबॉर्न बेबी फर्स्ट स्टूल को। अब बताओ न्यूबॉर्न बेबी फर्स्ट यूरिन पास इन, बताओ मूत्र त्याग कब करता है नवजात शिशु, पहला मूत्र त्याग? विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स एंड आफ्टर 48 आवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जीरो लेवल एमसीक्यू। फटाफट से जवाब दो। यहाँ पे आपका सही जवाब क्या बनने वाला है? फटाफट से जवाब दीजिए डियर स्टूडेंट। नवजात शिशु का पहला मूत्र त्याग कब देखने को मिलेगा? बताओ, बता दीजिए डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। कृष्ण चौधरी, गुडिया मौर्य, अंजलि यादव, परुल यादव, आरती गुप्ता, कविता, कंचन, अतुल पाल, हितेश, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड सुफी रजाक। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए ही जाने वाला है, विद इन 24 आवर्स। सभी लोगों ने सही जवाब दिया। वेरी गुड डियर फाइटर्स। मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यू। और इससे पहले आपको जानना है कि जो है न्यूबॉर्न बेबी जो है फर्स्ट यूरिन पास तो कर देता है 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स। लेकिन कितना, कैसे, क्या याद रखोगे? 1 ml/kg बॉडी वेट रहता है यूरिन, यानी कि जितना वजन उतना उसका यूरिन पास होता है एमएल के अंदर। याद रख लोगे? तो 1 ml/kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यूरिन पास होता है एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। अब यहां से हम मूव कर रहे हैं अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर डियर फाइटर्स। अगला एमसीक्यू देखें। ऑल आर वाइटल साइन एक्सेप्ट, सभी वाइटल साइन हैं एक को छोड़ करके। वह एक बदमाश नमूना कौन है, उसको भगाना है खोटा राम को। अब बताओ, ये चार ऑप्शन मैंने आपके सामने पुट कर दिए, बताओ बताओ। ऑल आर वाइटल साइन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है बेटा, सोच समझ के जवाब देना है आपको। यानी कि सभी सही है, सभी जो है वाइटल साइन है, वाइटल साइन है एक के सिवा है, एक के सिवा है। ये एक के सिवा, ये एक कौन है खोटा राम, उसको बता दो। वाइटल साइन की बात हो रही है बेटा, फटाफट से जवाब दो, बताओ। टेम्परेचर मैंने बता रखा आपको, पल्स प्रेशर के बारे में भी मैंने कई दफा आपको बताया है, रेस्पिरेशन के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, सबके बारे में बता रखा है मैंने। अब आप फटाफट से जवाब दे दो। अब बेटा बदमाशी नहीं करनी है आपको, है ना? हार्ड वर्क तो करना होगा, मेहनत तो करनी होगी, वह भी ईमानदारी से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे काफी लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड कृष्ण चौधरी, सूफी रजाक, कविता, कंचन, नोविता, परुल यादव, अंजलि यादव, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। वेरी गुड सविता वर्मा, संध्या शर्मा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका। यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अपना पल्स प्रेशर वाला जो ऑप्शन बी जो है सही जाने वाला है बेटा, पल्स प्रेशर वाला। यानी कि वाइटल साइन की बात करें मुख्य रूप से बेटा जी, आपको टीपीआर बीपी याद रखना होता है। टीपीआर मुख्य रूप से क्या याद रखना होता है बेटा? मुख्य रूप से आपको याद रखना होता है टीपीआर बीपी, यानी कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। यानी कि पल्स प्रेशर अलग थिंग्स थी, जो कि वाइटल साइन का पार्ट नहीं थी।
पल्स प्रेशर किसको बोलते हैं बेटा? मैंने आपको बताया था कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी के बीच के गैप को, अंतराल को हम क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर किसको बोलते हैं? पहले तो बताओ नॉर्मल बीपी, मैंने कई दफा बताया नॉर्मल बीपी कितना होता है अपना, आज भी बताया मैंने, 120/80 mm ऑफ एजी होता है। 120 क्या है? ये सिस्टोलिक बीपी है। क्या बेटा? सिस्टोलिक बीपी है। ये 80 क्या है बेटा? ये है डियर स्टूडेंट डायस्टोलिक, डायस्टोलिक बीपी है। अब बताओ, इस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के बीच के गैप को, अंतराल को हम क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर बोलते हैं। यानी कि कितना हो गया? 40 mm ऑफ एच जो है नॉर्मल बीपी का पल्स प्रेशर होता है। अब यहां से हम अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर मूव करने वाले हैं। अगला एमसीक्यू देखिएगा, मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर बर्न पेशेंट इज, यानी कि बेटा बर्न के केस के अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहेगा? जले हुए रोगी को, बर्न मतलब जलना, जले हुए रोगी के लिए पसंदीदा तरल पदार्थ कौन सा होगा? फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहने वाला है? यह भी मैंने आपको कई दफा बताया, अच्छे से याद कीजिएगा, अपने ब्रेन पे जोर दीजिएगा बेटा। नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, डेक्सट्रोज या एल्बुमिन। अब इस क्वेश्चन का किसी ने गलत जवाब दिया ना बेटा, पनिशमेंट मिलेगा। अरे बड़े शैतान हो, कि सर यहाँ कोई नंबर थोड़ी कट रहे हैं। अरे बेटा, मार्क्स नहीं कट रहे तो प्रैक्टिस तो हो ही रही है ना आपकी। और जो चीजें कई दफा बता चुके हैं तो हम भी तो आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप लोग सही जवाब देवे उनका। बताओ तो फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर बर्न पेशेंट इज, बताओ। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे एकदम सही जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का डियर स्टूडेंट। तो बेटा जी यहाँ पे अपना ऑप्शन बी जो है एकदम सही जाने वाला है। रिंगर लैक्टेट जो है एकदम हार्टमान सॉल्यूशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, इस रिंगर लैक्टेट को। और यहाँ पे अपना ऑप्शन बी जो है एकदम सही जाने वाला है। रिंगर लैक्टेट ऑल्सो नोन एज हार्टमान सॉल्यूशन और आइसोटोनिक फ्लूइड बोल सकते हो आप इस रिंगर लैक्टेट को डियर स्टूडेंट। और अगर बात करें बर्न वाले पेशेंट को, जब आप आरएल जो जब देते हो तो एक पार्कलैंड फॉर्मूला को इस्तेमाल में लेते हुए फ्लूइड जो है उसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो पार्कलैंड फॉर्मूला जो है क्या रहता है? पार्कलैंड फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो पार्कलैंड फॉर्मूला क्या रहता है बेटा जी? देख लीजिए, 4 ml मल्टीप्लाई करेंगे टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो बर्न का है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितने परसेंट है उसको, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे मरीज का जितना वेट है, वेट इन केजी में, उससे। तो ये पार्कलैंड फॉर्मूला याद रखना है बर्न के केस के अंदर। क्लियर टू ऑल? इसके अलावा डियर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने आपके सामने पुट किया है कि जो ये फ्लूइड जो आप मरीज को दे रहे हो आरएल जो है इस पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको हाफ जो है, जितना फ्लूइड आपको देना है उसका आधा, उसका हाफ जो है पहले 8 घंटे में देना है। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो पीछे बच जाएगा, नेक्स्ट जो हाफ है, यानी कि आधा 8 घंटे में, और अगला आधा जो है नेक्स्ट जो है 16 आवर्स में आपको देना है। तो ये आपका पूरा 24 घंटे का ड्यूरेशन जो है पूरा हो जाएगा। तो ये बात अच्छे से याद रखना डियर स्टूडेंट, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। अब यहां से हम मूव कर रहे हैं अगले धमाकेदार एमसीक्यू की ओर। और अगला एमसीक्यू देखिएगा बेटा, फोटोथेरेपी इज यूज टू ट्रीट जॉइंडिस। मैंने कई दफा बताया कि फोटोथेरेपी कौन से केस में दी जाती है? जॉइंडिस के केस में दी जाती है। तो फोटोथेरेपी इज यूज टू ट्रीट जॉइंडिस बिकॉज बाय विच, ऐसा क्या करती है फोटोथेरेपी बेटा? वह चीज आपको जाननी है। जॉइंडिस को हिंदी में हम पीलिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पीलिया के नाम से। पीलिया के इलाज के लिए फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जिसके द्वारा या इसके द्वारा क्या होता है बेटा? ये डिहाइड्रेशन को बचाने का काम करती है क्या? या ब्लीडिंग को बचाने का काम करती है क्या? ब्लीडिंग से फोटोथेरेपी, या बेटा कन्वर्ट कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन टू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देती है क्या? या कन्वर्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन टू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन? बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? मैंने चारों ऑप्शन आपके सामने पुट कर दिए हैं। अब आपको सोच समझ के जवाब देना है, फटाफट से जवाब दीजिए, ज्यादा समय न ले, फटाफट से जवाब दे दो, ज्यादा समय न ले, क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर हम मैक्सिमम एमसीक्यू आपको सोल्व करवाने वाले हैं। फटाफट से जवाब दीजिए डियर फाइटर्स।
अच्छा, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं सर ये तो ट्रिकी एमसीक्यू है। बेटा ट्रिकी नहीं है, ये भी बेसिक एमसीक्यू है, जीरो लेवल एमसीक्यू है। आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है, ये सारे बेसिक कंसेप्ट है बेटा, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फोटोथेरेपी जॉइंटिस के केस में देते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फोटोथेरेपी ऐसा क्या करती है बताओ? तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। कृष्ण चौधरी, गुडिया मौर्य, सुफी रजाक, आरती गुप्ता, सविता वर्मा, अंजलि यादव, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। अतुल पाल, हितेश, मैक्सिमम लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी जो है एकदम सही जवाब जाने वाला है, ऑप्शन डी, यानी कि कन्वर्ट अनकॉन्जुगेटेड ब्लूबिन टू कॉन्जुगेटेड ब्लूबिन। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब बनेगा। अब डियर फाइटर्स, यहाँ से हम अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर मूव करने वाले हैं। अगला एमसीक्यू आप लोग देखिएगा, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड जो होता है बेटा, यहाँ आप देखिएगा ये होता है एक तरह का लिपिड सोल्यूबल होता है। वहीं कॉन्जुगेटेड जो है वह क्या होता है बेटा, वाटर सोल्यूबल होता है। ये कुछ बेसिक जानकारी जो है आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर ले। अब यहां से हम मूव कर रहे हैं अगले एमसीक्यू की ओर। और अगला एमसीक्यू देखिएगा, व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ आयरन। आयरन जो है गुड सोर्स पूछा है, आयरन का अच्छा स्रोत क्या है, गुड सोर्स क्या है आयरन का, बताओ। आयरन का अच्छा स्रोत क्या है बताओ? एग है क्या, फिश लीवर है क्या, स्पिनच है क्या, या सोयाबीन है क्या? मैंने आपको बताया था कि आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उस दौरान एंटीडोट क्या रहेगा। मैंने एंटीडोट आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। डीफ्रोक्सामाइन, डीफ्रोक्सामाइन जो है इसका एंटीडोट रहता है आयरन टॉक्सिसिटी का। आपको याद रखना है पहली चीज तो। आयरन के लेवल को जानने के लिए एक टेस्ट, ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है सीरम फेरिटिन टेस्ट। सीरम फेरिटिन, फेरिटिन, सीरम फेरिटिन टेस्ट जो है किया जाता है। सीरम फेरिटिन टेस्ट जो किया जाता है इसके लेवल को जानने के लिए। ये सारी चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ आयरन क्या रहने वाला है, फटाफट से जवाब दीजिए। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं बेटा। आपकी मेहनत को देखकर लग रहा है कि अब की बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम पार जेआईएनसी के साथ। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे स्पिनच वाला ऑप्शन, आपका ऑप्शन सी जो है एकदम सही जवाब बनेगा। गुड सोर्स ऑफ आयरन इज स्पिनच। इन चार ऑप्शन में से यही आपका जवाब सही रहने वाला है। अगर बायोलॉजिकल वैल्यू की बात करें, प्रोटीन की बात करें, तो बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है? इस एक की होती है। ये क्या किसकी होती है? इस एक की होती है। अब यहां से हम मूव कर रहे हैं अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर। अगला एमसीक्यू देखिएगा बेटा, जंपिंग ऑफ वन आइडिया टू अनदर आइडिया इज नोन एज, बताओ। यानी कि एक विचार का दूसरे विचार पर कूद जाना, जंपिंग ऑफ वन आइडिया, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर भाग जाना क्या कहलाता है? एक विचार का दूसरे विचार पर कूद जाना क्या कहलाता है बताओ? परसिक्यूशन, या म्यूटिज्म, या फ्लाइट ऑफ आइडियाज, या कंजर्वेशन, बताओ कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा डियर फाइटर्स? फटाफट से जवाब दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जीरो लेवल एमसीक्यू मैंने आपके सामने पुट किया है कि जंपिंग ऑफ वन आइडिया टू अनदर आइडिया इज नोन एज, यानी कि एक विचार से दूसरे विचार पर भाग जाना, कूद जाना क्या कहलाता है? फटाफट से जवाब दीजिए बेटा जी, रुकने से काम नहीं चलेगा। वेरी गुड, गुडिया मौर्य, कृष्ण चौधरी, परुल यादव, सविता वर्मा, अतुल, हितेश, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेरी गुड मुकुंद। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अपना सही जवाब जो है बेटा ऑप्शन सी जाने वाला है, फ्लाइट ऑफ आइडिया। वेरी गुड अंजलि यादव, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आपका, वेरी गुड आरती गुप्ता। सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे अपना ऑप्शन सी जो है एकदम सही जवाब अपना रहने वाला है। डियर स्टूडेंट, अब अपन मूव करने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर। और अगला एमसीक्यू मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। सोशल स्टेटिफिकेशन इंप्लाइज, सामाजिक प्रारंभिकरण का क्या तात्पर्य है बताओ? सोशल जस्टिस, सोशल इनइक्वलिटी, सोशल इनजस्टिस एंड सोशल इक्वलिटी, बताओ। सामाजिक न्याय, सामाजिक असमानता, या सामाजिक अन्याय, या सामाजिक समानता। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए,
और फिर आराम से जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का कि आपका सही जवाब जो है यहाँ पे क्या रहने वाला है बेटा जी। सोच समझ के फटाफट से आप जवाब देवें इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इम्प्लाइज, सामाजिक प्रारंभिकरण का क्या तात्पर्य है बेटा जी? फटाफट से आप लोग जवाब दे दें। दे दोगे जवाब? जवाब तो देना होगा बेटा जी, ऐसे काम नहीं चलने वाला है आपका। वेरी गुड, परुल यादव, सविता वर्मा, अतुल पाल, हितेश, मुकुंद, सविता वर्मा, अंजलि यादव, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, कृष्ण चौधरी, गुडिया मौर्य। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सोशल जो है इन इक्वलिटी वाला ऑप्शन जो है अपना, यानी कि सामाजिक असमानता वाला ऑप्शन जो है एकदम सही जाने वाला। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंप्लाइज सोशल इन इक्वलिटी, ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही जवाब बनेगा। अब डियर स्टूडेंट, हम अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर मूव करने वाले हैं। अगला एमसीक्यू देखिएगा, और ये आज के सेशन का अपना लास्ट एमसीक्यू रहने वाला है बेटा जी। रेबीज फ्री जोन इन इंडिया इज, भारत में रेबीज मुक्त क्षेत्र जो है कौन सा है? गोवा, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। फटाफट से जवाब दीजिए बेटा जी। इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के अंदर आपका बेस्ट जवाब क्या रहने वाला है? बताओ। रेबीज फ्री जोन इन इंडिया इज, भारत में रेबीज मुक्त क्षेत्र कौन सा है? गोवा, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। फटाफट से आप लोग जवाब देंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी पे कि आप लोग इस बेसिक एमसीक्यू का एकदम सही जवाब देंगे। फटाफट से जवाब दीजिए, रुकना नहीं है बेटा जी। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं फटाफट से जवाब देवें। आप जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में मुझे आप सभी के कमेंट्स नजर आने चाहिए। वेरी गुड डियर फाइटर्स, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप सभी का। वेरी गुड, आरती गुप्ता, सविता वर्मा, परुल यादव, कृष्ण चौधरी, गुडिया मौर्य, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। वेरी गुड, अतुल पाल। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है बेटा लक्षद्वीप जाने वाला है। लक्षद्वीप, जितने भी लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे थे एकदम सही जवाब दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर रेबीज की बात करें, रेबीज भी बेटा जी एक तरह की कैसी डिजीज है? ये भी एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है रेबीज आपका। रेबीज कैसी डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज है बेटा। और ये जो है, ये रेबीज एक तरह की कम्युनिकेबल जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज है, मैंने आपको कई दफा बताया इसके बारे में। जूनोटिक डिजीज का या जूनोसिस से क्या तात्पर्य है? तो आपको याद रखना है बेटा कि डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बींग। वह बीमारी जो जानवरों से ह्यूमन बींग के अंदर स्प्रेड होती है, फैलती है, उसको जूनोटिक डिजीज के नाम से जाना जाता है बेटा जी। और इसी रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? हाइड्रोफोबिया के नाम से। किसकी वजह से कोज होती है? क्या याद रखोगे आप लोग? कोज किसकी वजह से होती है? तो आपको याद रखना है लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट की वजह से। लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट की वजह से ये कोज होती है। कौन सी फैमिली से ये वायरस बिलोंग करता है? तो आपको रेब्डो वायरस फैमिली से, रेब्डो वायरस फैमिली से जो है ये बिलोंग करता है। ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा बेटा जी, भूलें नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन बी जो है एकदम सही जाने वाला है। रेबीज फ्री जोन इन इंडिया पूछे और इस तरह के 4 ऑप्शन आपके सामने आए तो आप लक्षद्वीप के साथ आपको जाना होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम यहीं पर होल्ड करने वाले हैं। आप लोग ईमानदारी से स्टडी कीजिएगा, मन लगा के स्टडी कीजिएगा। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे यूपी के स्टूडेंट कि सर वैकेंसी कब आएगी। बेटा अभी आचार संहिता लगी हुई है और एक बार लोकसभा इलेक्शन को होने दीजिएगा आप, उसके बाद आपकी वैकेंसी आने वाली है। और जो हमारे अदर स्टेट के स्टूडेंट है वह भी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, वैकेंसी आ जाएगी। और जो लोग डीएसएसपी एएनएम के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस कीजिएगा। जिन एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है उनसे प्लीज और प्लीज आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए बेटा, क्योंकि आपको हर हाल में जो नर्सिंग अधिकारी बनना है,
हर हाल में एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो बनना है, हर हाल में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो बनना है, और जो एक जिस ड्रीम जॉब का जो आपने सपना देखा है, वह सपना हकीकत में आपका आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरा होने जा रहा है। और उस सपने को जिएगा और उसके लिए अच्छे से जी तोड़ मेहनत कीजिएगा, ईमानदारी से स्टडी कीजिएगा, अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ पहले पढ़िएगा, उसके बाद उसके मैक्सिमम एमसीक्यू सोल्व कीजिएगा डियर स्टूडेंट। डेफिनेटली आने वाला समय आपका होगा, आप सभी लोग जो है ज़रूर सफल होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को अपन यहीं पर होल्ड करेंगे। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।